Hello everyone, myself Santosh Kumar, a passionate math teacher teaching for JEE and other engineering entrance exam and DA entrance exam 11th and 12th. In this video lecture, we will discuss the graphs of inverse trigonometric function. So let's start. Graphs of inverse trigonometric function. ग्राफ्स ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो जैसा कि हम लोग फंक्शन चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि किसी भी फंक्शन का ग्राफ और उसके इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ, कोई फंक्शन मान लिया कि हम f ले लिए और उसका इन्वर्स f इन्वर्स हुआ, तो f और f इन्वर्स का जो ग्राफ होता है वो y = x लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। हम लोग इन्वर्स फंक्शन में पढ़ चुके हैं। तो कोई भी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हम उठाएंगे, जैसे उठा लिए हम साइन इन्वर्स x, तो साइन इन्वर्स x का ग्राफ और साइन x का ग्राफ जो होगा वो एक दूसरे के सिमेट्रिकल होगा y = x लाइन के अबाउट। और फिर कॉस इन्वर्स x को उठाए तो कॉस इन्वर्स x का ग्राफ किसके अबाउट सिमेट्रिकल होगा, कॉस x के साथ सिमेट्रिकल होगा किसके अबाउट, y = x लाइन के अबाउट। उसी तरह से अगर tan इन्वर्स x को उठाए तो इसका ग्राफ भी सिमेट्रिकल होगा tan x से किसके अबाउट, y = x लाइन के अबाउट। फिर उसी तरह से सेक इन्वर्स x का भी ग्राफ अगर हम ड्रॉ करना चाहेंगे तो उसका भी ग्राफ कॉसेक x के साथ सिमेट्रिकल होगा y = x लाइन के अबाउट। कॉट x का भी उसी तरह से कॉट इन्वर्स x के साथ सिमेट्रिकल होगा y = x लाइन के अबाउट। तो आइए बारी बारी से हम लोग सारे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करते हैं उसको सीखते हैं। इसको ग्राफ को याद भी रखना है, लेकिन समझ के याद रखना है किस तरह से ग्राफ ड्रॉ होता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं y = साइन इन्वर्स x से। यहाँ पे x क्या हुआ, यहाँ पे x होता है डोमेन, यानी कि डोमेन कहाँ से कहाँ, डोमेन होता है साइन इन्वर्स x का -1 to 1 और रेंज होता है इसका -π/2 to π/2। तो ये हुआ डोमेन हुआ -1 to 1 और रेंज हो गया -π/2 to π/2। तो पहले साइन x का हम लोग ग्राफ देख लेते हैं। तो y = अगर साइन x का हम ग्राफ देखें तो साइन x का ग्राफ तो इस तरह से होता है। हमको साइन x के ग्राफ का ज़रूरत है -π/2 से π/2 के बीच ही, क्योंकि साइन x का जो डोमेन होगा जिसमें कि ये 1, 1 on 2 डिफाइंड होगा वो -π/2 से π/2 के बीच ही डिफाइंड होगा। तो ये ले लिए साइन x का ग्राफ π/2 यहाँ पे, और ये ले लिए यहाँ पे -π/2। ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू इसका -1। तो ये हुआ साइन x का ग्राफ। अब ये साइन x का जो ग्राफ है इसका अगर y = x लाइन के अबाउट हम सिमेट्रिसिटी ले लेंगे तो y = x लाइन पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो y = x जो लाइन बनेगा वो इस तरह से बनेगा, ये हो गया y = x लाइन। अब इस फंक्शन का ग्राफ, इस y = साइन x का जो ग्राफ है ये सिमेट्रिकल होगा इस लाइन के अबाउट। तो इस लाइन के अबाउट जो सिमेट्रिकल ग्राफ हम बनाएंगे तो इस तरह से देखो जाएगा, ये इधर यहाँ तक गया और ये वाला पार्ट ये जो इस तरह से आया है इसका सिमेट्रिसिटी हो गया इस तरह से। तो फाइनली जो साइन x का हमको ग्राफ मिला, जो फाइनली हमको साइन x का ग्राफ मिल गया वो इस टाइप का मिल गया। इधर और ये मिला इधर। अब ये कहाँ तक मैक्सिमम जा सकता है और कहाँ तक मिनिमम जा सकता है उसके वो वैल्यू भी देख लेते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साइन π/2 पे वैल्यू होता है 1, तो साइन इन्वर्स 1 कितना हो जाएगा, साइन इन्वर्स 1 हो जाएगा π/2। फिर साइन -π/2 कितना होता है, ये -1 होता है। तो साइन इन्वर्स -1 कितना हो जाएगा, -π/2।
अब दूसरी बात एक चीज़ और कि साइन एक्स का ग्राफ हम लोग कहाँ से कहाँ के बीच ड्रॉ कर सकते हैं, -1 से 1 के बीच ड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि मान लो कि हम ये पॉइंट ले लिए -1 और ये पॉइंट ले लिए 1, तो ग्राफ इसी 1 और -1 के बीच में होगा, इसके बाहर ग्राफ मूव नहीं कर सकता है। दूसरी बात, इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में होगा, तो π/2 से ये वाला लाइन अगर ले लिए π/2 और ये ले लिए -π/2, तो इसके बीच में ग्राफ ड्रॉ होगा। इससे बाहर ग्राफ अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं तो इसका मतलब अगर हम इससे बाहर ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि ये ग्राफ हमारा गलत आ रहा है। तो ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस पे -1 से 1 के बीच और वाई एक्सिस पे -π/2 से π/2 के बीच ग्राफ ड्रॉ होगा। यहाँ से एक बात क्लियर हो गया। अच्छा, इसके ग्राफ को हम लोग एक तरीके से और सोच सकते हैं कि आपके पास अगर किसी फंक्शन f का ग्राफ है तो उसको अगर आप 90 डिग्री से रोटेट करके अगर पेज को फ्लिप कर देंगे तो आपको उसके इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ मिल जाएगा। जैसे कि देखिए इस पे हम समझते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास अगर कोई फंक्शन a to b डिफाइंड हो रहा है तो इसका f इन्वर्स जो डिफाइंड होगा वो b to a डिफाइंड होगा। यानी कि इस फंक्शन का जो डोमेन है वो इस इन्वर्स फंक्शन का रेंज हो जाएगा और इस फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन का जो रेंज है वो इस फंक्शन ओरिजिनल वाले फंक्शन का डोमेन हो जाएगा। तो यहाँ से हमको ये पता चल गया कि अगर हमको फंक्शन f का अगर ग्राफ गिवन है और उससे f इन्वर्स का ग्राफ ड्रॉ करना है तो एक्स एक्सिस पे हम लोग डोमेन लेते हैं फंक्शन का और वाई एक्सिस पे रेंज लेते हैं। तो किसी फंक्शन का अगर ग्राफ गिवन है उससे हमको अगर इन्वर्स फंक्शन का उसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो उसके डोमेन एक्सिस को अगर हम 90 डिग्री से रोटेट कर देंगे तो वो रेंज वाला हमको वैल्यू मिल जाएगा, रेंज एक्सिस मिल जाएगा। और चूंकि इस तरह से रोटेट किए हैं तो उसका y जो है, y कोऑर्डिनेट रेंज जो है उस ओरिजिनल फंक्शन का वो -x एक्सिस की तरफ आ गया है। तो अगर हम पेज को फ्लिप कर देंगे तो हमको ये जो y एक्सिस जो इधर आया नेगेटिव x एक्सिस की तरफ वो पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ चल जाएगा और वो f इन्वर्स फंक्शन का डोमेन बन जाएगा। तो इस तरह से अगर हमको किसी फंक्शन का ग्राफ पता है तो हम लोग सबसे पहले ग्राफ को 90 डिग्री से रोटेट करके पेज को फ्लिप कर देंगे तो हमको उस फंक्शन के इन्वर्स फंक्शन का हमको ग्राफ मिल जाएगा। जैसे कि पेज पे हम लोग देखते हैं, जैसे कि मान लो कि साइन एक्स का ग्राफ हम ड्रॉ कर लिए, ये ले लिए हम एक्सिस। तो साइन एक्स का ग्राफ हुआ इस तरह से, ये वैल्यू है π/2, ये वैल्यू है 1, ये वैल्यू है -π/2, ये वैल्यू है -1। तो ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। तो इस फंक्शन का जो डोमेन है उसको हमको क्या बनाना है, रेंज। तो इसको पहले हम 90 डिग्री से रोटेट कर दिए तो जो डोमेन था वो तो रेंज बन गया, वो वाई एक्सिस की तरफ चला गया। लेकिन जो वाई एक्सिस पे जो रेंज था वो चला गया निगेटिव एक्सिस की तरफ, उसको हमको पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ लाना है, डोमेन की तरफ। तो पेज को उल्टा कर देंगे। अब देखिए इधर से जो ग्राफ दिख रहा है, ग्राफ जो दिख रहा होगा आप लोग को, वो जो ग्राफ है देखो यही ग्राफ दिख रहा है, ये हो गया साइन इन्वर्स एक्स का ग्राफ। यही ग्राफ दिख रहा था ना हम लोग को। ये हो गया 1, ये हो गया -1, ये हो गया π/2 और ये हो गया -π/2। तो अगर किसी फंक्शन का ग्राफ हमको पता है, उसके इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ हमको ड्रॉ करना है, देखिए वही ग्राफ है ना, तो क्या करेंगे, पेज को 90 डिग्री से रोटेट करके पेज को फ्लिप कर देंगे तो हमको उस फंक्शन के इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ मिल जाएगा। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो वही, क्योंकि अब फंक्शन का जो डोमेन है उसको रेंज बनाना है और रेंज जो उसको डोमेन बनाना है। तो एक्स एक्सिस को जब 90 से रोटेट किए जो डोमेन था वो रेंज हो गया और चूंकि रोटेट किए तो जो रेंज था फंक्शन का वो निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ चल गया। तो पेज को जब हम फ्लिप कर देंगे तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ चल जाएगा और इस तरह से हमको उसके इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, हर एक इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को इसी तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह से भी वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिसिटी लेकर के भी ग्राफ ड्रॉ किया जा सकता है उसके फिक्स डोमेन और फिक्स रेंज में। चलो अब देखो ग्राफ से एक दो बात है यहाँ पे हम लोग और समझते हैं साइन एक्स के ग्राफ से। तो साइन एक्स के ग्राफ को अगर गौर से हम लोग देखें, ऑब्जर्व करें, तो साइन एक्स का जो ग्राफ है वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। आप देख सकते हैं, देख सकते हैं ओरिजिन के अबाउट जो है वो ग्राफ इसका
सिमेट्रिकल है। तो अगर किसी फंक्शन का ग्राफ ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होता है तो वो फंक्शन कैसा फंक्शन होता है? ऑड फंक्शन होता है। तो यहाँ से हमको ये क्लियर हो गया कि साइन एक्स जो है वो ऑड फंक्शन है। पहली बात, फ्रॉम ग्राफ वी कैन ऑब्जर्व, पहली बात क्या ऑब्जर्व किए कि साइन इनवर्स एक्स इज एन ऑड फंक्शन। साइन इनवर्स एक्स कैसा फंक्शन हुआ? ऑड फंक्शन। क्यों? क्योंकि ग्राफ जो है वो ओरिजिन के अबाउट या अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल है। अगर किसी फंक्शन का ग्राफ अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल होता है तो वो कैसा फंक्शन का ग्राफ हो जाता है? ऑड फंक्शन का ग्राफ। तो साइन इनवर्स इज एन ऑड फंक्शन। अच्छा, साइन इनवर्स ऑड फंक्शन है तो किसी भी ऑड फंक्शन के लिए, फॉर एनी ऑड फंक्शन एफ इनवर्स एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स हो जाता है। तो यहाँ से हमको बताइए कि ये कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स जो है वो माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स हम लोग लिख सकते हैं, जहाँ पे एक्स कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है? वही -1 से 1, वेयर एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। तो साइन एक्स के बारे में क्या पता चल गया यहाँ से कि कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन। दूसरा, ग्राफ को देख करके आप बता सकते हैं कि साइन एक्स जो है बाउंडेड है कि अनबाउंडेड? ये अनबाउंडेड फंक्शन है, बाउंडेड नहीं है। दूसरा, अनबाउंडेड, सॉरी बाउंडेड, बाउंडेड है ना, -π/2 से π/2 के बीच वैल्यू और -1 से 1 इसका डोमेन है, तो बाउंडेड फंक्शन। तीसरी बात, साइन इनवर्स को और क्या बोल सकते हैं? पीरियोडिक है कि नॉन पीरियोडिक? पीरियोडिक है या एपीरियोडिक? एपीरियोडिक है क्योंकि पीरियड तो कोई इसका कुछ इसका फिक्स है नहीं, तो इट इज़ APERIODIC, इट इज़ एपीरियोडिक। तीसरी बात इसके ग्राफ से हम लोग और एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं। तीसरा बात जो इसके ग्राफ से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं वो ये कि जैसे जैसे डोमेन का वैल्यू देखो बढ़ रहा है, इसके रेंज का भी वैल्यू बढ़ रहा है। ये x1 मान लिया कि ले लिए, तो x1 पे वैल्यू मान लिया कि साइन इनवर्स x1 हुआ, और x2 पे इसका जो वैल्यू हुआ वो साइन इनवर्स x1 से ज़्यादा हुआ, x2 हुआ साइन इनवर्स x2। यानी कि इफ़, तीसरी बात या चौथी बात जो भी होगा, नंबरिंग सही से कर लीजिएगा, इफ़ x1 is greater than x2 then sin inverse x1 is greater than sin inverse x2। यानी कि जैसे जैसे उसके फंक्शन पे हम लोग डोमेन का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो उसका आउटपुट भी बढ़ते जाएगा, रेंज का वैल्यू भी बढ़ते जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ये बता सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स जो है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर डोमेन का वैल्यू बढ़ाने पे, डोमेन को इंक्रीज करने पे फंक्शन का वैल्यू भी इंक्रीज करे तो वो कैसा फंक्शन होता है? इंक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि सो साइन इनवर्स एक्स इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन। साइन इनवर्स एक्स कैसा फंक्शन हो गया? इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत? अब साइन इनवर्स एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसको हम लोग एक तरीके से और भी देखो बता सकते हैं। जैसे y = मान लिया कि हमारे पास साइन इनवर्स एक्स फंक्शन है, दूसरा मेथड से बता रहे हैं कैसे इंक्रीजिंग है। तो अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया इंटायर डोमेन में, तो हम लोग क्या बोलते हैं? वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो लिखेंगे हेयर dy/dx, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/√1 - x²। तो 1 जो हुआ वो ग्रेटर देन 0 हुआ ऑलवेज, और अंडर रूट में कोई भी चीज़ है तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता ही है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि dy/dx इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इक्वल टू 0 तो होगा नहीं, क्योंकि ये 0 होगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो dy/dx जो हुआ वो ग्रेटर देन 0 हुआ। तो अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है इंटायर डोमेन में, तो वो फंक्शन कैसा फंक्शन होता है? इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो यहाँ से ये भी पता चल गया कि हमारा साइन इनवर्स एक्स जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, इसके बाद हम लोग आते हैं अब
कॉस इन्वर्स एक्स के ग्राफ पे। साइन इन्वर्स एक्स के ग्राफ में किसी को कोई दिक्कत जनता बोलो नहीं ना। चलो अब हम लोग आते हैं कॉस इन्वर्स एक्स के ग्राफ पे। तो कॉस इन्वर्स एक्स का ग्राफ, डोमेन क्या होता है, डोमेन और रेंज कॉस इन्वर्स एक्स का, कॉस इन्वर्स एक्स ले लिए y इक्वल टू कॉस इन्वर्स ऑफ x। तो बताइए हमको कि कॉस इन्वर्स x का डोमेन, डोमेन हो गया इसका वही -1 to 1 और रेंज हुआ इसका क्लोज 0 to पाई, क्लोज पाई। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोग y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं 0 से पाई में, और उसका y इक्वल टू एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिसिटी ले लेंगे। तो कॉस एक्स का पहले ग्राफ ड्रॉ कीजिए 0 से पाई में। तो 0 से पाई में बताइए कॉस एक्स का ग्राफ कैसा हो जाएगा। ये मान लो कि हुआ π/2 और ये हो गया पाई। ये होता है ना, ये हुआ 1 और ये हुआ -1। अब इसका सिमेट्रिसिटी लेना है y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट, y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट। तो देखो इस वाले पार्ट का जो सिमेट्रिसिटी होगा वो इस तरह से आएगा, और फिर ये वाला जो पार्ट होगा उसका सिमेट्रिसिटी इस तरह से हो जाएगा। तो ये वाला जो ग्राफ हो गया वो हो गया किसका ग्राफ, ये वाला ग्राफ हो गया कॉस इन्वर्स एक्स का। इसको इधर ड्रॉ कर लेते हैं फ्रेश से। तो कॉस इन्वर्स एक्स का जो ग्राफ आएगा वो कहाँ से कहाँ पे आएगा, इसका जी -1 से 1 के बीच आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो मान लो कि ये ले लिए -1 और ये ले लिए 1, किधर कहाँ से कहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, तो 0 से पाई तक आप ड्रॉ कर सकते हैं। मान लो कि 0 हुआ और ये मान लो कि पाई हो गया, y इक्वल टू पाई लाइन। तो यहीं तक आप ड्रॉ कर सकते हैं इसके ग्राफ को। अब एक बात और, कॉस 0 पे वैल्यू कितना होता है, कॉस 0 का वैल्यू होता है 1। तो कॉस इन्वर्स ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 0। एंड एक बात और कि कॉस ऑफ -1 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 0 पे वैल्यू 1, तो कॉस इन्वर्स ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 0। कॉस π/2 का वैल्यू कितना होता है, कॉस पाई का वैल्यू होता है -1। तो कॉस इन्वर्स ऑफ -1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई। एक बात और कि कॉस का वैल्यू किस एंगल के लिए 1 होता है, कॉस का वैल्यू 1 जो होता है वो 0 पे होता है ना। 1 कहाँ पे होता है कॉस का वैल्यू, 0 पे। तो कॉस 0 पे 1, तो कॉस ऑफ 1 इक्वल टू कितना होगा, 0 हो जाएगा। चलो तो इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर लेते, तो लिख ही चुके थे, इसको यहाँ पे लिखने का फिर से कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका ग्राफ कॉस का वैल्यू 1 पे π/2 पे कितना होता है, कॉस π/2 होता है 0। तो कॉस इन्वर्स 0 कितना हो जाएगा, π/2। कॉस इन्वर्स 0 हो जाएगा π/2, यानी कि यहाँ पे मान लो कि आएगा π/2 के बराबर 0 पे। कॉस 1 पे कितना हो रहा है, कॉस इन्वर्स 1 हो रहा है 0, यानी कि यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे -1 के बराबर होगा। यानी कि इसी के बीच में हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम इसके बाहर गए तो हमारा ग्राफ हम गलत ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक इस तरह से गया ग्राफ, और फिर ये इधर इस तरीके से हो गया। सही से ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं इस पॉइंट को। ये हो गया कॉस इन्वर्स एक्स का ग्राफ 0 से पाई के बीच में। अगर इसके बाहर हमारा ग्राफ शिफ्ट हो रहा है तो इसका मतलब हम लोग कहीं ना कहीं गलत किए हैं।
इसको भी कर सकते हैं, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं कि y इक्वल टू cos x का ग्राफ ले लिए और उसको 90 डिग्री से रोटेट करके पेज को फ्लिप करेंगे तो हमको cos इनवर्स x का ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से ये मिल गया हम लोग को cos x का ग्राफ। अब ग्राफ से हम लोग यहाँ पे क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, देखिए तो ये ना ही इसका ग्राफ ना ही अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल है और ना ही वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, यानी कि ये ना ही इवन फंक्शन है और ना ही ऑड फंक्शन है। नाइदर इवन नॉर ऑड। क्यों नाइदर इवन नॉर ऑड हुआ? अगर अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल होता या फिर ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होता तो हम लोग बोलते कि ऑड फंक्शन था, या फिर अगर वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता तो वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल नहीं है, वाई एक्सिस के अबाउट अगर सिमेट्रिकल होता तब भी बोलते कि ये इवन फंक्शन है। तो ना ही अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल है और ना ही ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन हुआ ना ही इवन है और ना ही ऑड है। चलो दूसरी बात ये कि फंक्शन बॉन्डेड है या अनबॉन्डेड, देख कर बताइए। तो बॉन्डेड फंक्शन है, 0 से पाई के बीच वैल्यू है और -1 से 1 के बीच में है, तो बोल सकते हैं कि इट इज़ अ बॉन्डेड फंक्शन। cos इनवर्स x का बात चल रहा है। तीसरा कि फंक्शन पीरियोडिक हुआ, ये पीरियोडिक कहीं पे भी रिपीट नहीं कर रहा है, किसी भी इंटरवल के बाद वैल्यू को रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये ऑड ये पीरियोडिक हुआ, ये पीरियोडिक। इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग, देख लीजिए। मान लिया कि आप कोई वैल्यू ले लिए, ये वहाँ पे मान लिया कि ले लिए x1, तो यहाँ पे वैल्यू है cos इनवर्स x1, इधर कोई वैल्यू ले लिए आप x2, तो ये वैल्यू हो गया cos इनवर्स x2। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आप अगर डोमेन को इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका रेंज क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इफ़ x2 इज ग्रेटर देन x1 देन cos इनवर्स ऑफ x2 इज ग्रेटर देन cos इनवर्स ऑफ x1 इज ग्रेटर देन cos इनवर्स ऑफ x2। अगर x1 जो है वो बड़ा हुआ, x1 जो है छोटा हुआ x2 से, तो cos इनवर्स x1 का जो वैल्यू हो जाएगा बड़ा हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ x2 से। क्योंकि फंक्शन जैसे जैसे देखो हम लोग डोमेन एक्सिस पे राइट साइड जा रहे हैं तो डोमेन का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, जबकि आउटपुट फंक्शन का डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि cos इनवर्स x क्या हुआ, डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ। सो cos इनवर्स x इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। cos इनवर्स x कैसा फंक्शन हुआ, डिक्रीजिंग फंक्शन। ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर किसी फंक्शन का ग्राफ उसके इंटायर डोमेन में ग्रेटर देन 0 होता है तो इंक्रीजिंग होता है, और इंटायर डोमेन में अगर f' उसका लेस देन 0 होता है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। तो इसका अगर y इक्वल टू cos इनवर्स x हम बोलें तो dy/dx बताओ कितना हुआ हरे राम, इसका तुमको याद है ना, -1/√1 - x²। तो ये निगेटिव और ये चीज़ जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो पूरा मिलके क्या हो गया, निगेटिव। तो dy/dx जो आया वो लेस देन 0 आया, यानी कि फंक्शन कैसा हो गया, फंक्शन जो हुआ वो डिक्रीजिंग नेचर का हुआ। ठीक है, इतना से हम लोग कर सकते हैं। चलो अब आते हैं किस पे, tan इनवर्स x के ग्राफ पे। सर क्या थोड़ा हो जाए शायरी, जी, कैसा शायरी सुनना चाहते हो, कुछ पढ़ाई लिखाई के बारे में। पढ़ाई लिखाई का, हम अपना बड़ाई कर दें कोई दिक्कत नहीं। कि आने वाली नस्लें तुम पे फ़ख्र करेगी हम असरों। हम असरों का मतलब हुआ कंटेम्प्रेरी या फिर समकालीन। समकालीन जैसे हमारे समकालीन आप हुए, आप लोग पढ़ रहे हैं हमसे। आने वाली नस्लें तुम पे फ़ख्र करेगी हम असरों, वो जब भी सुनेंगे कि आपने मैथ संतोष सर से पढ़ा है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं किसका ग्राफ, tan इनवर्स x का। तो y इक्वल टू tan इनवर्स x, बताइए इसका डोमेन कितना, डोमेन हो गया पूरा रियल नंबर। चलो रेंज, रेंज बताइए जनता,
रेंज इसका कितना, पूरा रियल नंबर, केवल किसको छोड़ के, एन पाई को छोड़ के ना, एन प्लस 2n+1 पाई बाई 2 को छोड़ के, 2n+1, सॉरी इसका रेंज लिखना है ना, ये तो हम उसका लिख दिए रेंज। ये -π/2 से π/2, क्या यार कहाँ दिमाग चला जाता है मेरा। रेंज कितना हो गया, -π/2 से π/2 ओपन में। तो tan इनवर्स x का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए tan x का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं इस इंटरवल में -π/2 से π/2 में। तो देखिए -π/2 से π/2 में tan x का जो ग्राफ होता है वो यही होता है ना जनता, ये हुआ π/2 और ये हुआ -π/2। इसका हमको y = x लाइन के अबाउट सिमेट्री लेना है। तो y = x लाइन के अबाउट जब इसका सिमेट्री लेंगे तो देखो तो यही ग्राफ इस तरह से चला जाएगा और ये वाला पार्ट इस तरह से चला जाएगा। यहाँ पे ब्रेक कर देते हैं ग्राफ, ठीक है ना। ये वाला हो गया tan इनवर्स x का ग्राफ। इसको फ्रेश से अलग से ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ये हो गया कितना, -π/2 से π/2 के बीच में होगा ग्राफ ना। तो ये हो गया π/2 और इधर हो गया -π/2। ये हो गया tan इनवर्स x का ग्राफ। इधर हो गया -∞ और ये हो गया +∞, क्योंकि डोमेन जो है पूरा रियल नंबर है। अब बताइए कि ये जो ग्राफ है ये अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल है कि नहीं। तो अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल है यानी कि ऑड फंक्शन हुआ। tan इनवर्स x इज पहला ऑड फंक्शन, ये ऑड फंक्शन हुआ यानी कि tan इनवर्स ऑफ -x = माइनस ऑफ tan इनवर्स x लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि कोई भी फंक्शन अगर f(x) कोई फंक्शन, सिंस f ऑफ -x = माइनस ऑफ f(x) कब, व्हेन f(x) इज एन ऑड फंक्शन, f of x इज एन ऑड फंक्शन, ठीक है। तो ये हुआ ऑड फंक्शन। दूसरा पीरियोडिक हुआ कि ये पीरियोडिक, कैसा है बताइए, ये पीरियोडिक हुआ या ये पीरियोडिक। पीरियोडिक तो नहीं हुआ, कहीं से भी दिख रहा है कि आपको रिपीट कर रहा है ये वैल्यू। तो दूसरी बात, इसको ए पीरियोडिक भी लिख सकते हैं, ए पीरियोडिक। तीसरी बात, बॉन्डेड हुआ कि अनबॉन्डेड। बॉन्डेड है -π/2 से π/2 के बीच में है ना, ये हो गया बॉन्डेड, ठीक है। चौथी बात, इंक्रीजिंग हुआ कि डिक्रीजिंग। मान लिया कि यहाँ पे ले लिया आप x1, इधर ले लिए x2, तो ये हो गया tan इनवर्स x1 और ये हो गया tan इनवर्स x2। तो अगर x1 जो है वो x2 से छोटा है तो tan इनवर्स x1 भी जो होगा वो tan इनवर्स x2 से क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग। यहाँ से भी पता कर सकते हैं, जैसे y = tan इनवर्स x है तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है tan इनवर्स x का, 1/1 + x²। किसी भी नंबर का स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यानी कि ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 हो रहा है। तो dy/dx जो है ग्रेटर देन 0 हुआ, यानी कि फंक्शन जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। यहाँ से क्लियर हो गया tan इनवर्स x का ग्राफ, किसी को कोई दिक्कत। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कॉसेक इनवर्स x का ग्राफ। किसका, कॉसेक इनवर्स x का ग्राफ। तो कॉसेक इनवर्स x का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बताइए उसका डोमेन और रेंज क्या होता है। कॉसेक इनवर्स x का डोमेन -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞ होता है और रेंज
माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू एक्सेप्ट 0, यही ना। तो आइए y इक्वल टू कॉसेक इन्वर्स x पे डोमेन क्या हुआ, माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। और रेंज इसका कैसा, रेंज कितना, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू एक्सेप्ट 0 को छोड़कर। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कॉसेक एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं ना, y इक्वल टू कॉसेक एक्स। तो कॉसेक एक्स का ग्राफ माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में कैसा होता है बोलो, जीरो पे अनडिफाइंड होता है ना। तो 0 पे अनडिफाइंड और पाई बाई टू पे होता है 1। यहाँ पे ले लिए, मान लिया कि पाई बाई टू ये 1 है वैल्यू, और ये -1 है, ये वैल्यू हुआ 1 ना। ये पाई बाई टू पे ले लिए 1, थोड़ा और आगे ले लेते हैं पाई बाई टू को, पाई बाई टू यहाँ पे ले लिए माइनस पाई बाई टू, यहाँ पे वैल्यू हुआ -1। तो ये जो ग्राफ होगा वो इस तरीके का होता है, और इधर जो ग्राफ होता है वो इस तरीके का होता है। अब y इक्वल टू एक्स लाइन जो पास करेगा वो y इक्वल टू, अगर एक्स लाइन का बात करें तो इसको इन दोनों को कट करते हुए पास करें। क्यों कट करेगा, क्योंकि देखो अगर हम पाई बाई टू लेते हैं, यहाँ पे x पाई बाई टू लेंगे तो y भी पाई बाई टू होगा, जबकि ये वाला कर्व जो है वो पाई बाई टू पे 1 ही दे रहा है, यानी कि ऊपर से जाएगा, इसके ऊपर से, इस वैल्यू के ऊपर से, तो कट करेगा, और यहाँ पर इसके नीचे से जाएगा। तो y इक्वल टू एक्स लाइन हम लोग ड्रॉ कर लिए, ये हो गया y इक्वल टू एक्स लाइन, y इक्वल टू एक्स। अब इसके अबाउट इसका सिमेट्रिसिटी लेना है, तो देखो ये वाला जो पार्ट है उसका अगर हम इसमें सिमेट्रिसिटी लेंगे तो इस तरह से आएगा। इसको शेडेड कर देते हैं, और ये वाला जो पार्ट है इसका अगर हम सिमेट्री लेंगे इसमें y इक्वल टू एक्स में, तो ये इस टाइप का आएगा। ठीक है, तो फ्रेश से इसका ग्राफ को, कॉसेक इन्वर्स एक्स के ग्राफ को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो ग्राफ हुआ और ये वाला, ये हो गया दोनों कॉसेक इन्वर्स एक्स का ग्राफ एक साथ। तो ग्राफ को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, कॉसेक इन्वर्स एक्स के ग्राफ को। हमको ग्राफ कहाँ से कहाँ तक ड्रॉ करना है, माइनस इन्फिनिटी से -1 तक। ये मान लिया कि -1 हो गया और ये 1 हुआ। हमको ग्राफ ड्रॉ करना है, इधर करना है ड्रॉ, इधर करना है, इधर ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। इधर वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, तो पाई बाई टू, मान लो कि ये वाला हो गया पाई बाई टू, और इधर कितना हो गया, ये मान लिया कि -पाई बाई टू हो गया, ये पाई बाई टू है। तो हमको इधर ग्राफ ड्रॉ करना है, इधर ग्राफ ड्रॉ करना है, इसमें ग्राफ ड्रॉ नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। तो इधर ग्राफ ड्रॉ नहीं होगा, तो इधर जो है ग्राफ कितना, पाई बाई टू पे साइन, कॉसेक पाई बाई टू पे वैल्यू कितना होता है, कॉसेक पाई बाई टू पे वैल्यू होता है 1। तो कॉसेक इन्वर्स 1 पे वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई बाई टू, यानी कि कॉसेक इन्वर्स 1 पे वैल्यू हो जाएगा पाई बाई टू। दूसरी बात कि कॉसेक इन्वर्स -पाई बाई टू पे वैल्यू कितना होता है, कॉसेक -पाई बाई टू पे वैल्यू कितना होता है, -1। तो कॉसेक इन्वर्स -1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, -पाई बाई टू, यानी कि कॉसेक इन्वर्स -1 पे वैल्यू हो जाएगा -पाई बाई टू। तो इधर जो ग्राफ हुआ वो इस तरह से आया, और इधर जो ग्राफ आया वो इस तरह से आया। ठीक है, तो यहाँ से ग्राफ को देख सकते हैं आप कि 0 पे जो है वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, और ये पीरियोडिक भी है। दूसरी बात, अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल भी है, तो ऑड फंक्शन हुआ, ऑड फंक्शन। कॉसेक इन्वर्स एक्स कैसा फंक्शन हुआ, ऑड फंक्शन। क्यों, क्योंकि ग्राफ जो है इसका अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल दिख रहा है हमको।
तो ऑड फंक्शन हुआ। ऑड फंक्शन कहने का मतलब कि कॉसेक इन्वर्स ऑफ माइनस एक्स जो होगा वो माइनस ऑफ कॉसेक इन्वर्स ऑफ एक्स के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई फंक्शन ऑड फंक्शन होता है तो एफ ऑफ माइनस एक्स जो हो जाता है वो माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर हो जाता है। इसलिए कॉसेक इन्वर्स ऑफ माइनस एक्स जो बराबर किसके बराबर हो गया? माइनस ऑफ कॉसेक इन्वर्स एक्स के बराबर। दूसरी बात कि ये पीरियोडिक है, ये पीरियोडिक। तीसरी बात कि बॉन्डेड है। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, देख लो यहाँ पे अगर आप इधर अगर आप 0 से π/2 का बात 1 टू इन्फिनिटी का बात करें तो 1 टू इन्फिनिटी में अगर आप x1 को x1 को वैल्यू लिए और x2 को वैल्यू लिए तो x1 पे जो वैल्यू मिल रहा है वो x2 पे जो वैल्यू मिल रहा है उससे बड़ा है, कॉसेक इन्वर्स x1, और ये हो गया कॉसेक इन्वर्स x2। तो कॉसेक इन्वर्स x1 पे जो वैल्यू है आप देख सकते हैं कि अगर x1 जो है वो x2 से छोटा है तो कॉसेक इन्वर्स x1 जो हो मिल रहा है, कॉसेक इन्वर्स x1 वो बड़ा मिल रहा है किससे? कॉसेक इन्वर्स x2 से मिल रहा है ना बड़ा। तो यानी कि फंक्शन जो हुआ वो कैसा हुआ? डिक्रीजिंग हुआ। अगर इधर का बात करें, मान लो कि ये ले लिए x3, तो x3 पे इधर कोई वैल्यू हमको मिल रहा है कॉसेक इन्वर्स x3, और अगर यहाँ पे ले लिए x4 तो यहाँ पे ये कोई वैल्यू मिल रहा है कॉसेक इन्वर्स x4। समझना है। तो कौन बड़ा? कॉसेक इन्वर्स x3 बड़ा हुआ और ये डोमेन में x4 बड़ा था। एंड यहाँ पे लिखेंगे एंड इफ़ x3 इज़ लेस देन x4, अगर x4 बड़ा है तो वैल्यू किसका बड़ा मिल रहा है? x3 पे वैल्यू बड़ा मिल रहा है, देन कॉसेक इन्वर्स x3 इज ग्रेटर देन, कॉसेक इन्वर्स x3 बड़ा है ना, इधर निगेटिव में जा रहे हैं तो छोटा मिलेगा, इज ग्रेटर देन कॉसेक इन्वर्स ऑफ x4। यानी कि माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी में हमारा जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन हुआ? डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ। सो सेक इन्वर्स कॉसेक इन्वर्स x इज डिक्रीजिंग इन entire domain. So cosec इन्वर्स x इज डिक्रीजिंग इन entire domain। गौर कर सकते हैं यहाँ पे, देखिए x1 पे वैल्यू बड़ा मिल रहा है और x2 पे वैल्यू छोटा मिल रहा है। x1 पे वैल्यू बड़ा मिल रहा है और x2 पे वैल्यू छोटा मिल रहा है। ठीक है ना। उसी तरह से इधर भी देख सकते हैं आप लोग। तो ये कैसा फंक्शन हो गया? डिक्रीजिंग फंक्शन। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं सेक इन्वर्स x पे। तो सेक इन्वर्स x का डोमेन और रेंज क्या होता है? सेक इन्वर्स x का डोमेन होता है -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और रेंज होता है 0 से π एक्सेप्ट π/2 बाई इक्वल टू सेक इन्वर्स x। डोमेन कितना हो गया इसका? -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और रेंज कितना हुआ? रेंज हुआ 0 टू π एक्सेप्ट π/2। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए वही सेक एक्स का ग्राफ इस इंटरवल में ड्रॉ कर लेते हैं। तो सेक एक्स का ग्राफ बताइए कितना? जीरो से पाई में करना है ना। मान लीजिए 0 हुआ और ये पाई हुआ। इधर मान लो कि π/2 पे सिटोट होता है, 0 पे वैल्यू 1 के बराबर। तो ये 0 पे वैल्यू इसका 1 के बराबर होगा। तो बताइए ये किस तरह से जाएगा यहाँ पे, और π/2 पे वैल्यू कितना हो जाएगा? अनडिफाइंड। तो ये इस तरह से चला जाएगा।
ये एसीटोट हुआ। और इधर जो ग्राफ होगा वो यहाँ पे मान लो कि -1 हुआ पाई पे, तो ये इस तरह से ग्राफ चलाएगा। इसी का हमको ले लेना है इमेज y = x लाइन के अबाउट। तो y = x लाइन इन दोनों पार्ट में से किसी को कभी कट नहीं करेगा। y = x लाइन के अबाउट इसका ले लेते हैं इमेज। तो इस पार्ट का इमेज हो जाएगा, देखिए इस पार्ट का इमेज हो जाएगा इधर से 1 से स्टार्ट करते हुए और ये इधर चला गया। इसको इस तरह से ड्रॉ कर लिए। और इस पार्ट का जो इमेज है वो ये ले लिए, π/2 लाइन इधर होगा इमेज। और ये इधर ये मान लिया कि पाई अगर ले लिए तो ये इधर से स्टार्ट होते हुए -1 से स्टार्ट होते हुए मान लो कि -1 हुआ, तो ये -1 से स्टार्ट होते हुए इधर चला जाएगा। इस पार्ट का इमेज अगर लेंगे तो ये देखिए इधर पाई पे वैल्यू कितना आ रहा है -1, यानी कि -1 से ग्राफ स्टार्ट होते हुए और कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा इस तरफ। ये जो इस तरह से आया है वो किधर चला जाएगा, y = x एक्सिस के लॉन्ग। तो ये आप देख सकते हैं कि π/2 पे ये डिसकंटिन्यूअस होता है। इसको फ्रेश से ड्रॉ कर लेते हैं इधर इस ग्राफ को। तो इसका ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे तो हमको मिल जाएगा कैसा ग्राफ। सबसे पहले डोमेन लिख लीजिए, ये हो गया -1, ये हो गया 1, ये हो गया -∞, ये हो गया +∞। तो इसके तो बाहर ग्राफ ड्रॉ होगा, इसके अंदर तो ग्राफ ड्रॉ होगा नहीं। फिर 0 से पाई के बीच ग्राफ ड्रॉ होगा। ये मान लिया कि यहाँ पे हो गया पाई। तो इसके बाहर ग्राफ ड्रॉ होगा। ये -1 और 1 सेम डिस्टेंस पे होना चाहिए ना, थोड़ा और इधर ले लेते हैं। तो इसके बाहर ग्राफ ड्रॉ होगा और π/2 पे जो होगा वो ग्राफ डिसकंटिन्यूअस होगा। ये मान लिए कि π/2 हुआ। तो इधर जो ग्राफ हुआ वो इस टाइप का हुआ और इधर जो ग्राफ हुआ, इस पार्ट का जो ग्राफ हुआ वो इस टाइप से हुआ। ये -1 पे आप देख सकते हैं cosec 1 कितना होता, cosec π/2 सॉरी sec ना, sec π/2 पे वैल्यू कितना, इन्फिनिटी। देख लीजिए इन्फिनिटी है। तो sec इन्वर्स इन्फिनिटी पे वैल्यू कितना मिलेगा, π/2 के करीब जाता हुआ मिलेगा π/2। और माइनस के तरफ भी वही चीज़ होगा, तो दोनों तरफ मिल रहा है। फिर sec पाई पे वैल्यू कितना होता है, sec पाई पे वैल्यू हुआ -1, तो sec इन्वर्स -1 पे वैल्यू कितना होगा पाई। फिर sec 1 पे कितना हो रहा है, sec 1 पे उसका वैल्यू होता है, sec 1 तो हो ही गया ना, हाँ ठीक तो है, π/2 पे हो ही गया। और हाँ ठीक है, यहाँ से हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिए। अब sec इन्वर्स के बाद इसका देख लेते हैं। ये देखो ना ही y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है और ना ही x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं ये ना ही ऑड फंक्शन है और ना ही इवन फंक्शन है। तो पहला नाइदर इवन नॉर ऑड। दूसरी बात कि अगर फंक्शन को मान लिया कि हम यहाँ पे ले लिए कोई वैल्यू x1, तो ये वैल्यू मिला sec इन्वर्स x1। इधर मान लिया कि ले लिए x2,
तो ये मिला सेक इन्वर्स x2। तो x2 बड़ा है x1 से और वैल्यू यहाँ वैल्यू भी x2 का बड़ा है। सेक इन्वर्स x2 जो है वो सेक इन्वर्स x1 से बड़ा मिल रहा है। तो लिखेंगे फॉर x1 इज लेस देन x2 सेक इन्वर्स x1। सेक इन्वर्स x1 भी जो है वो छोटा है सेक इन्वर्स x2 से। एंड उस पार्ट को भी चेक कर लेते हैं। इस पार्ट में आइए, मान लिया कि ये ले लिए x3, तो x3 पे वैल्यू मिला सेक इन्वर्स x3, इधर ले लिए x4, तो ये मिला सेक इन्वर्स x4। अब कौन वैल्यू बड़ा है? x4 बड़ा है यहाँ से, तो x4 पे देखिए वैल्यू भी बड़ा मिल रहा है। तो एंड x3 इज लेस देन x4, देन अगर x4 बड़ा है x3 से तो सेक इन्वर्स x4 भी बड़ा मिल रहा है, यानी कि सेक इन्वर्स x3 इज लेस देन सेक इन्वर्स x4। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि सेक इन्वर्स x जो है वो भी एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। सेक इन्वर्स x कैसा फंक्शन हुआ हमारे पास? इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ ना, क्योंकि वैल्यू इंक्रीज करने पे ये कि भी क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो इट इज़ ऑल्सो एन इंक्रीजिंग फंक्शन। सो इट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, एक और बचा हुआ है कॉट इन्वर्स एक्स का। तो कॉट इन्वर्स एक्स का ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। तो कॉट इन्वर्स एक्स का जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो बताइए कैसा ग्राफ बनेगा। पहले उसका डोमेन और रेंज बताइए। तो कॉट इन्वर्स एक्स का डोमेन होता है पूरा रियल नंबर और रेंज होता है ओपन 0 to पाई। तो देखिए उसका ग्राफ देख लेते हैं। y इक्वल टू कॉट इन्वर्स एक्स। तो y इक्वल टू कॉट इन्वर्स एक्स, तो डोमेन बिलोंग्स टू रियल नंबर और रेंज हो गया 0 to पाई ओपन में। तो कॉटेक्स का ग्राफ पहले ड्रॉ कर लेते हैं। इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कॉटेक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लो 0 से पाई में। तो ये 0 है, ये मान लो कि पाई/2 और ये मान लो पाई है। तो कॉट पाई/2 कितना होता है? कॉट पाई/2 जो होता है वो 0 होता है। तो ये ग्राफ इस तरह से ड्रॉ होगा। इसका हमको सिमेट्री ले लेना है y इक्वल टू एक्स लाइन में। तो y इक्वल टू एक्स लाइन में इसका सिमेट्री लेंगे तो देखो इस वाले पार्ट का जो है, इस वाले पार्ट का वो सिमेट्री आ जाएगा इस तरह से, और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसका सिमेट्री आ जाएगा इस तरह से। इसका ये हो गया पाई लाइन। तो हमको इसका लेना था नहीं में, ये था कॉट एक्स का, ये हो गया कॉट इन्वर्स एक्स का। इसको फ्रेश से ड्रॉ कर लेते हैं इधर। तो कॉट इन्वर्स एक्स का जो ग्राफ बन गया वो इस तरह से बन गया। ये मान लो कि हो गया पाई/2, ये हो गया पाई। तो इसके इधर हो गया इमेज इस तरह से और इसके इधर हो गया इमेज इस तरह से। ठीक है, ये हो गया -∞ और ये हो गया +∞। तो यहाँ से देखने के बाद ये भी दिख रहा है कि नहीं ये y एक्सिस के बाद सिमेट्रिकल है और ना ही अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल है। तो नाइदर इवन नॉर ऑड। दूसरी बात, बाउंडेड है कि अनबाउंडेड? 0 से पाई के बीच में तो अनबाउंडेड हुआ, सॉरी बाउंडेड हुआ, और ए पीरियोडिक भी हुआ, ए पीरियोडिक। तीसरी बात कि अगर मान लिया कि हम कोई वैल्यू ले लिए x1, तो ये हो गया कॉट इन्वर्स x1। इधर कोई वैल्यू ले लिए x2, तो ये हो गया कॉट इन्वर्स x2।
यानी कि अगर x1 जो है वो छोटा है x2 से, तो cot इन्वर्स x2 जो मिल रहा है, cot इन्वर्स x1 जो मिल रहा है वो बड़ा मिल रहा है ना इस केस में। cot इन्वर्स x1 इज़ ग्रेटर देन cot इन्वर्स x2। तो cot इन्वर्स x1 जो मिला वो बड़ा मिल गया cot इन्वर्स x2 से। तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि कैसा फंक्शन हुआ, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो cot इन्वर्स x यहाँ से हो गया डिक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ से 6 का 6 इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ क्लियर हुआ। हम लोग इसको समझ करके इसके ग्राफ को याद रखना है। और कहीं पे कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जा कर के आप लोग कमेंट कर सकते हैं कैसा